Question number 1. Following information is available in respect of a lease agreement. Lease term है 4 years की. Annual lease rental है 1,50,000. Guaranteed residual value 30,000. Estimated residual value for lessor 18,000. Implicit interest rate is 16%. Find out the amount at which lease should be recognized by the lessee. Also find out the finance charge for different years. तो हमसे कहा है कि आप तो एक तो फाइनेंस चार्ज अलग अलग ईयर का पता लगाओ और दूसरा कि क्या वैल्यू लिखा जाना चाहिए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये बात तो पता चल गई कि ये फाइनेंस लीज है। हमें ये पता नहीं लगाना पड़ेगा कि ये ऑपरेटिंग है या फाइनेंस है। लैंग्वेज से ये पता चल रहा है कि ये फाइनेंस लीज, क्योंकि उसी में ही हम फाइनेंशियल चार्ज निकालेंगे ना। तो लेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं बताइए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के हिसाब से यहाँ पर हमें फेयर वैल्यू दे रखी है क्या है? ऐसा तो कुछ है नहीं। हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं मिनिमम लीज पेमेंट की प्लस क्या करते हैं, मिनिमम लीज पेमेंट प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, जिसे हम बोल देते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं हम। निकाले तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है हमें। मिनिमम लीज पेमेंट मतलब 1,50,000 रुपए इंटू 4 ईयर का है। तो मैंने आपको सिखाया था ना, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगा दे ना। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगाने के लिए मैंने आपको बताया था आप कैलकुलेटर में कैसे निकालें ना। तो 1 डिवाइड बाय 1.16 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू और जीटी का बटन दबा दें तो हमें पता चल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या आ रहा है। क्या आ रहा है देखो, एक तो कॉमन सेंस आपके अंदर ये होनी चाहिए कि 4 साल में 4 रुपया दोगे 1 रुपया करके तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 4 रुपए से तो कम ही आएगी। तो 2.798 तो जो 1,50,000 रुपए हर साल दे रहे हैं उसकी हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4,19,700। और हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है 30,000। उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये एक ही वैल्यू है। तो 4 साल के बाद का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, 0.552। तो इन दोनों को ऐड किया हमने, इसे बोलते हैं 4 लाख। तो ये आ गया कि इस वैल्यू पर लेजी शुड रिकॉर्ड, तो लीज इस वैल्यू पर दिखाई देनी चाहिए। दूसरा हमसे पूछा है डिफरेंट ईयर का फाइनेंस चार्ज, मतलब हमें इंटरेस्ट निकालना है अलग अलग ईयर का। तो हमने एक टेबल बनाया था, तो कंप्यूटेशन टेबल बना लेते हैं जो हम लोगों को बता पाए। 0 ईयर में तो आउटस्टैंडिंग टोटल जो अमाउंट है वो है 4,36,260 और हम पेमेंट कर रहे हैं 1,50,000 रुपए की।
ना। तो 4,36,260 पर 16% इंटरेस्ट निकालिए, कितना आया? अब पेमेंट में से लेस कर दिए तो हमें पता चल जाए कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 80,198। अब इसमें से माइनस कर दीजिए ये फिगर तो आपको पता चल जाएगा कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? सेकेंड ईयर में इस अमाउंट पर पता, कैलकुलेटर पे ऑन का बटन मत दबाइएगा। आपके कैलकुलेटर पे क्या लिख रहा हुआ दिख रहा है आपको? 356,062 प्लस या माइनस? प्लस या माइनस हो तो भी कोई टेंशन नहीं, उस हिसाब से हम देख लेंगे। सीधा इसका 16% निकालिए, ऑन का बटन मत दबाइएगा, इसी में कैलकुलेशन होती रहेगी। अब क्या करो, इसमें से जो आया है इसमें से 1,50,000 माइनस करो तो सीधा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। अब ये माइनस में आ रहा होगा तो सीधा प्लस कर दो ये अमाउंट। जब माइनस है तो हमें माइनस करना, तो रिवर्स साइन लगा दो, प्लस कर दो ये, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पता चल जाएगी क्या आ रही है। अब इसका 16% निकालिए, कितना? और उसमें से फिर माइनस कर दीजिए 1,50,000। इसमें से अब ये माइनस में आ रहा है तो प्लस कर दो 2,63,032। अब ये लास्ट ईयर है, यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट मत करिए, बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। अब 1,50,000 की जो पेमेंट है इसके अंदर हमारा अभी 30, देखो दो तरीके हैं, या तो इसे एक 20 लिखो क्योंकि गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी थी इसमें, या यहाँ बैलेंस में 30,000 लिख लो ना। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लास्ट में बचा हुआ पैसा है 1,55,017 रुपए 117, इसमें से 30,000 माइनस कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी बची हुई है जो हमने दी होगी, 1,25,117 ना। ये हमने खुद कैलकुलेट किया और इसमें से ये लेस करके इंटरेस्ट आ जाएगा बैलेंस से, कितना? तो ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं एक दो जो लास्ट में हमें निकालनी। तो या तो हम यहाँ पर 1,20,000 लिखें तो बाकी सब कुछ, लेकिन पेमेंट तो 150 ही है, तो यही है हमारे लिए सबसे बढ़िया कि आउटस्टैंडिंग 30,000 दिखा दें क्योंकि 30,000 गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू अलग से दी जाए। वो अमाउंट इसमें इंक्लूड थी ना, देखो 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू भी तो इंक्लूडेड थी इसमें, तो वो तो बचना ही था। तो अलग अलग ईयर का इंटरेस्ट हमारे सामने आ गया। लास्ट ईयर का बैलेंसिंग फिगर होता है, कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि कैलकुलेट करने पे थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, लेजी लिमिटेड took a machine on 10-year finance lease. It is required to pay a lease rental of 60,000 together with 5,000 for other services. The implicit rate of interest is 10%, present value factor 10%, 10 ईयर का 6.145 है। कभी भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 से ज्यादा होगा तो वो एन्युटी फैक्टर होगा। जो 1 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो हमेशा 1 रुपी से कम होता है और एन्युटी फैक्टर हमेशा 1 रुपी से ज्यादा आता है। तो 10 साल में जो एक एक रुपया दिया जाएगा उस 10 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 6.145 है। तो हमें कैलकुलेट ना करना पड़े, इसीलिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, मतलब हमें प्रेजेंट वैल्यू
पूछी जा रही है उसकी क्या होगी। ऑल्सो गिवन द ट्रीटमेंट ऑफ 5,000 पेबल बाय लेसी फॉर अदर सर्विसेज। तो जब हम वैल्यू लिखते हैं वो हम लिखते हैं मिनिमम लीज पेमेंट और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू, ना कि कंटीजेंट रेंट जो अदर सर्विसेज या किसी और चीजों पे बेसिस होता है उसको नहीं लेते। तो ये तो तय है कि हम 60,000 रुपए लेंगे, है ना। तो 60,000 रुपए के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू क्या निकलेगी, इंटू 6.145, 3,68,700। तो इस पर रिकॉर्ड भी करी जाएगी एसेट। रही बात 5,000 रुपए हर साल की, तो ये P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा हर साल, ये तो खर्चा है हमारा। तो अदर सर्विसेज वगैरह के लिए होता है, अलग से कैलकुलेट होता है, तो ये हमारा P&L में जाता रहेगा हर साल। जब देंगे हर साल अलग अलग, तो एक साथ कैसे डाल दोगे? 5,000 हर साल आप पेमेंट करोगे, तो आप तो P&L में एक साथ कैसे डाल दोगे? P&L तो 1 ईयर का होता है, तो 1 ईयर में 1 ईयर का एक्सपेंस ही तो डलेगा। बैलेंस शीट में तभी तो हम लिखते हैं जो असेट होती है कि वो कई ईयर का एक्सपेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, D Limited has taken the asset on lease from C Limited. The following information is given below. Lease term 4 year, fair value at the inception 16 lakh, lease rental 5 lakh, guaranteed value 1 lakh, expected residual value 3 lakh, or implicit rate 14.97%. Do the accounting in the books of Lazy. तो लेजी की बुक्स में हमें अकाउंटिंग करनी है। सबसे पहले हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ताकि हम देखें फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट जो भी कम है उस पर लिखेंगे। तो मिनिमम जो लीज रेंटल है 4 ईयर का है, तो वही प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के हिसाब से निकाल लेते हैं। 5 ईयर है, 2 पॉइंट मल्टीप्लाई करते हैं 5 लाख को 2.857 से, क्या आया 500। और जो 4th ईयर में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होगी वो है 1 लाख, उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या आ रहा है, तो इसे मल्टीप्लाई किया तो 57,200 आ गया। टोटल किया 14 लाख, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट या फेयर वैल्यू जो भी कम हो, तो 14,85,700 ही कम आ रहा है। तो हमें इसी पर इसको वैल्यू करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अकाउंटिंग करने के लिए हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो हमारी जो टोटल अमाउंट है वो है 14,85,700। ईयर 1 में हम 5 लाख रुपए की पेमेंट करेंगे और 14,85,700 पे इंटरेस्ट निकालेंगे।
2,22,409 और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ रही है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट ठीक है, ये तो कैलकुलेट करना आता है ना। ईयर 2 फिर से 5 लाख की पेमेंट, 1,80,854। प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा? 140 और आउटस्टैंडिंग अमाउंट 9। फिर थर्ड ईयर में पेमेंट 5 लाख, इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1,33,078 प्रिंसिपल अमाउंट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट 5,20,000, 5,22,040, 41। फोर्थ ईयर में फिर से 5 लाख की पेमेंट होगी। अगर हम चाहें तो यहाँ 5 लाख प्लस, एक क्वेश्चन में हमने शुरुआत में ये भी किया था, हम चाहें तो 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख की पेमेंट दिखा सकते हैं, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारी नील हो जाएगी। अगर हम यहाँ 5 लाख दिखाएंगे तो हमारा गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, तो उसे 1 लाख यहाँ लिख देंगे, है ना। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमें देना जरूरी है वो है 4,22,041। तो 5 लाख और 422,041 का डिफरेंस हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 77,959। तो ये हमारा टेबल बन गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब हमें इसमें बोला है कि आप अकाउंटिंग करिए। अब अकाउंटिंग में क्या करने को बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो आप लोग जनरल एंट्रीज या लेजर अकाउंट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेजी बोला है, तो अगर मैं जनरल एंट्रीज बना दूं 4 इयर्स की तो वो भी ठीक होगा, लेजर अकाउंट बना दूं तो वो भी ठीक होगा। जो मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है उसके अंदर मैंने लेजर अकाउंट बना रखे हैं, तो मैं अब आपको जनरल एंट्रीज बनवा देता हूँ, सो दैट वहां से देखकर लेजर अकाउंट आपके पास आ जाएगा और यहाँ से देख करके आपके पास जनरल एंट्रीज भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ईयर 1 में सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ लेजी अगर हम बात करें, कि जनरल एंट्री बनेगी एसेट को एक्वायर करने की, है ना। तो एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेजर के, या लीज लाइबिलिटी अकाउंट लिख सकते हैं। और टोटल अमाउंट कितना आएगा? 14,85,700। ठीक है, अब हम लोग
इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, ईयर एंड पर जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होने लगेगी तो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या बन जाएगी? फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लेजर अकाउंट, और ये है 2,22,409। ठीक है, के बाद पेमेंट कर देंगे। लेजर डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीस। तो पेमेंट हो जाएगी हमारी, और डेप्रीशिएशन हमें दिया हुआ नहीं है रेट वगैरह, तो हम डेप्रीशिएशन नहीं लगा रहे हैं। और पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा फाइनेंस चार्ज, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्ज अकाउंट 2,22,409 रुपीज। ये फर्स्ट ईयर की हमारी एंट्रीज है। अब जब सेकेंड एंट्री ईयर की एंट्रीज बनाएंगे तो एंट्री फर्स्ट वाली एंट्री तो बनेगी नहीं दोबारा से, और फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा 1,80,854, फिर पेमेंट होगी 5 लाख, और ये ट्रांसफर हो जाएगा पी एंड एल अकाउंट में। जब थर्ड ईयर का अकाउंट बनाएंगे तो अगेन इंटरेस्ट ड्यू होगा 1,33,078, पेमेंट होगी 5 लाख की, और 1,33,078 रुपीज हमारे चले जाएंगे पी एंड एल में। लास्ट ईयर में जब हम आएंगे तो इंटरेस्ट ड्यू होगा 77,959। इस बार 6 लाख रुपए की पेमेंट हो जाएगी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की भी है, और टोटल इंटरेस्ट 77,950। उसके अलावा हम लोग पी एंड एल अकाउंट में कैसे आएगा, हर साल क्या क्या अमाउंट आएगा, और बैलेंस शीट में क्या क्या अमाउंट आएगा, तो वो भी हम लोग दिखा सकते हैं। अगर हम ये माने कि जो डेप्रिशिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से है, तो इसको 4 से डिवाइड करिए तो क्या वैल्यू आती है? 1485,700 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आता है? तो अगर हम ये एज्यूम करें कि डेप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन से लगा रहे हैं, एक बार फिर से बताइए क्या अमाउंट बताई थी? तो ये हर साल अमाउंट आ जाएगी जो पी एंड एल में भी ट्रांसफर हो जाएगी, या तो पी एंड एल टू फाइनेंस चार्ज वाली एंट्री में ही इसे ऐड कर दिया जाएगा, या अलग से आप ट्रांसफर कर। तो ये हमारा है। बैलेंस शीट में क्या क्या वैल्यू आएगी वो भी हम शो कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे, तो आप इसमें जरूर पी एंड एल में क्या क्या आएगा और बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर की अगर हम देखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर असेट आएगी आपकी। असेट कितने की है? 4,85,700 की। इसमें आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया ना, 3,71,425। बैलेंस क्या बचा? 11,14,275।
और लेजर में जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रही है वो अगर आप देखेंगे तो 12,08,109 आ रही है। आप अकाउंट बनाएंगे तो यही आएगा। तो ऐसे हर साल बैलेंस शीट में आपका ये एसेट माइनस डेप्रिसिएशन और ये सब दिखाई देता। तो आपको बात समझ में आई कैसे होगा ये? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ लिखा है कि 31 मार्च को ई लिमिटेड ने सोल्ड किया एक मशीन 2,50,000 की कैरिंग अमाउंट है 4 लाख में और वापस से लीज बैक कर लिया है 12 इयर्स के लिए, रिमेनिंग लाइफ के लिए। तो रिमेनिंग लाइफ के लिए मतलब पूरी लाइफ के लिए अगर आप लीज पर लेते हैं तो वो फाइनेंस लीज होती है। तो लिखा है कि गेन का क्या करना चाहिए। तो इन्हें 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और अगर सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन होती है तो फाइनेंस लीज के केस में हम लोग डेफर कर देते हैं ना, और डेफर करने के बाद में इसको हम कहाँ पर डालेंगे, पी एंड एल अकाउंट में डेप्रिसिएशन के रेशियो में डाल देंगे। ठीक है, तो इसमें हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स और क्या है, जो लेजी है उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और लेजर को लीज के बारे में क्या क्या बताना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग लीज है तो लेजर बताएगा लीजिंग अरेंजमेंट के बारे में, पॉलिसी के बारे में, जो डायरेक्ट पेमेंट है इनिशियली उसका क्या हुआ है, और वही 1 ईयर से कम, 1 ईयर से 5 ईयर और 5 ईयर से ज्यादा का अमाउंट बताएगा। लेजी जनरल डिस्क्रिप्शन बताएगा और वो भी ऐसे ही बताएगा क्या क्या है और कितना पीएनएल में लीज पेमेंट आया है। फाइनेंस लीज के केस में लेजर जनरल डिस्क्रिप्शन, अकाउंटिंग पॉलिसी इनिशियल का और रिकॉन्सिलेशन बताएगा, टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मिनिमम लीज पेमेंट 1 ईयर, 1 ईयर से 5 ईयर और 5 ईयर से ज्यादा वाला, और लेजी भी इसी तरीके की इंफॉर्मेशन बताएगा। कुछ आपको ध्यान रखना है कि लीज में only the use of asset is allowed by lessor to the lessee and the ownership is not transferred presently. इन सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाइड तो लीज को हम फाइनेंस लीज बोल देते हैं, अदरवाइज वो क्या रहती है, ऑपरेटिंग लीज। रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का जो खर्चा होता है लेजर करता है अगर does not affect the transfer of risk of the asset to the lessee and the lease may be classified as finance lease। तो केवल लेजर खर्चा कर रहा है मेंटेनेंस, रिपेयर या इंश्योरेंस का, तो इससे वो फाइनेंस लीज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो तो हमारी कंडीशंस हैं, उस हिसाब से हम देखेंगे फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग लीज जनरली एक रेंटिंग एग्रीमेंट है और वहां पर नॉर्मल पीएनएल में चला जाता है इनकम का एक्सपेंस, जिसके लिए इनकम है वो। इन केस ऑफ फाइनेंस लीज रिस्क ट्रांसफर हो जाता है लेजी के पास और लेजी अपनी बैलेंस शीट में ही असेट को दिखाता है और डेप्रिसिएशन भी चार्ज करता है। जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो लेजर खर्चा जनरली करता है और अगर लेजी ने खर्चा किया तो वो कैपिटलाइज कर देगा, मतलब असेट की कॉस्ट में जोड़ देगा। अगर वो फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, तो नो डाउट वो एक्सपेंस में डालेगा। लेजर ने किया तो वो एक्सपेंस में ही डालेगा। ठीक है, और लेजी को जो कैपिटलाइज करना है अपनी एसेट को फाइनेंस लीज के केस में, वो फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट जो भी कम होता है उस पर वो कैपिटलाइज करता है और लायबिलिटी क्रिएट करता है। हम आईआरआर या जो हमारा इम्प्लाइड इंटरेस्ट रेट है, इम्प्लीसिट इंटरेस्ट रेट है, उसको लगाकर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अगर वो नहीं दे रखा तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट हम लेजी की यूज कर लेते हैं। लीज एसेट को डेप्रिशिएट करना चाहिए सिस्टमेटिक बेसिस पर। लेजर को लीज रिसीवेबल अकाउंट बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए नेट ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम।
इन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पर दिखाना चाहिए, ना कि इंटरेस्ट इंक्लूड कर। इन केस ऑफ सेल एंड लीजबैक ट्रांजेक्शन, द ओनर at present become the lessee and the buyer of the asset become the lessee. For the lessee, the depreciation policy of the leased asset should be consistent with those of non-leased assets. If a sale and lease back transaction result in an operating lease, तो हमें देखना होता है वो सेल अलग है, ऑपरेटिंग लीज अलग है, और उसमें भी हमने देखा था प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है, सारी बातें भी हमें ध्यान में रखनी है। इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, लेजर असेट को अपनी बैलेंस शीट में ही दिखाए रखता है एज ए फिक्स्ड असेट, और लेजी उसे रेंट को P&L अकाउंट में एवरी ईयर दिखाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, K Limited availed a lease from L Limited. द कंडीशन ऑफ लीज की 3 इयर्स की है, इक्विपमेंट की कॉस्ट 10 लाख है और लाइफ 5 इयर्स है, फेयर मार्केट वैल्यू भी 10 लाख ही है। प्रॉपर्टी टर्मिनेशन के बाद में लेजर के पास वापस आ जाएगी। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख है। 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, एनुअल पेमेंट्स हैं, IRR 10% है, जिसका प्रेजेंट वैल्यू भी हमें 3rd ईयर का बता रखा है और एन्युटी भी हमें बता रखी है। स्टेट वेदर द लीज कंस्टिट्यूट फाइनेंस लीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो वैसे तो जब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम पूछा है तो लगभग ये मान के चलिए कि फाइनेंस लीज तो होगी ही, लेकिन फिर भी हमें बताना होगा कि फाइनेंस लीज कैसे होगी। तो जो हमारी पेमेंट है, पेमेंट कितना है ये बता रखा है क्या? तो यहां पर एक तो हमें लीज रेंटल हमें नहीं बता रखे, है ना। अब फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब मान लेते हैं फेयर वैल्यू या जो कॉस्ट है 10 लाख रुपए, ये हमारी टोटल वैल्यू है, और हमारी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 1 लाख। अनगारंटीड है, मतलब है तो सही रेजिडुअल वैल्यू। तो इसकी कॉस्ट है 10 लाख, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख है। इसका मतलब हमें टोटल मिलाकर कितना पैसा वसूल करना है? 9 लाख रुपए। अगर डेप्रिशिएबल वैल्यू जो है वो 9 लाख हो गई, ठीक है। अब अगर हम देखें कि जो पैसा हमें वसूल करना है टोटल आज की डेट में, वो कितना वसूल करना? प्रेजेंट वैल्यू जब हम निकालते हैं, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है याद है? जब हमने एन्युटी के चैप्टर में भी पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल होता है एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। याद करिए अभी भी हमने क्या करा था, जो लीज पेमेंट थी एनुअली, उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और उसकी वैल्यू हमने ले ली थी। अब यहां जो 1 लाख रुपए है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, हम उससे लेते हैं, क्या लेते हैं? 2 चीजें लेते हैं ना, एक तो लीज रेंटल होता है और एक गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेते हैं। अनगारंटीड तो लेते नहीं। तो अगर हम ये कहें कि हमें गारंटीड वैल्यू तो चाहिए नहीं और हमें क्या चाहिए? अनगारंटीड वैल्यू उससे चाहिए, है ना। तो मतलब जो है 9 लाख रुपए, या तो ये तो पता ही है आपको प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछली बार जो क्वेश्चन करे हैं, ये हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। अब देखो ये 16 लाख रुपए फेयर वैल्यू थी, है ना। हमारे पास लीज पेमेंट 5 लाख रुपए थी और हमने वहां से क्या निकाला था? प्रेजेंट वैल्यू। अब मान लिया हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है,
और हमें एनुअल पेमेंट निकालनी है, तो वो कैसे निकालें? तो देखो, अगर हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू 14,28,500 रुपए है, एनुअल पेमेंट हमें पता नहीं है, और प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर 2.857 है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना कि एनुअल पेमेंट कितनी होगी, 40,28,500 डिवाइड बाय 2.857, तो ये 5 लाख आ जाएगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा कि जो हमें आज पैसा चाहिए वो कितना चाहिए। अब देखो, जो हमारी 10 लाख की कॉस्ट है, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक इसकी ओरिजिनल कॉस्ट और एक रेजिडुअल वैल्यू, है ना। एक तो रेजिडुअल वैल्यू है और बाकी रिमेनिंग अमाउंट है। लेकिन अब की ये क्या है, 10 लाख रुपए आज की वैल्यू है, मतलब ईयर 0 की वैल्यू, और जो रेजिडुअल वैल्यू है वो कितने साल बाद की है। हमारी जो रेजिडुअल वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखी है ना, एट द एंड ऑफ द 2013, मतलब 3 साल बाद की वैल्यू है। तो ये रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख रुपए 3 साल बाद की है, तो इसकी आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि हमें पता चल सके कि हमें रेंट कितना लेना है उससे, क्योंकि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं देगा हमें, हमें वो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू देगा। तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू छोड़कर हमें उससे रेंट कितना लेना है, तो रेंट लेना हमें इतना, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है 0.7513, इसको हमने 0.7513 से मल्टीप्लाई किया तो 75,130 आ गया। ये 75,130 आज की डेट की वैल्यू है, जो रेजिडुअल वैल्यू होगी वो तो हमें देगा नहीं, तो इसका मतलब हमें ये इतना पैसा तो मिल जाएगा 75,130, बाकी कितना पैसा उससे एज ए रेंट लेना है, 10 लाख माइनस 75,130, तो कितना अमाउंट आया ये हमने उससे लेना है टोटल। लेकिन ये आज ही नहीं लेना है, ये इंस्टॉलमेंट में लेना है, लेकिन आज इसकी वैल्यू 924,875, तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें जो सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू है ये हमें चाहिए 924,870, जो रेंट है एनुअल रेंट ये हमें पता नहीं, ये तो हमें निकालना है, और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 2.4868, तो रेंट हमारे पास आ जाएगा, एनुअल रेंट कितना मिलेगा, 9,24,870 डिवाइड बाय 2.4868, कितना, 3,71,912 रुपीज का रेंटल है, जो हमारा एनुअल रेंटल होगा 3 साल का। अब हमने, क्योंकि हमें रेंट दिया नहीं, और हमने देखो अब ये जस्टिफाई करना ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, तो ये तो हमने रेंट खुद ही एज्यूम करा कि हम उससे पूरा रेंट ले रहे हैं, और जब हम पूरा ही रेंट ले रहे हैं तो फाइनेंस लीज ही हो सकती है, ऑपरेटिंग लीज तो हो नहीं सकती। भाई एक बात समझो ना कि हमें रेंट ही नहीं दे रखा, तो हम क्या एज्यूम करें कि हम उससे पूरी वैल्यू ले रहे हैं। अब पूरी वैल्यू ले रहे हैं तो फाइनेंस लीज में पूरी वैल्यू लेते हैं आप, है ना। तो यहां थोड़ा अजीब सी है कि इसमें ये बजाय पूछने की कि ये फाइनेंस लीज है या नहीं, क्वेश्चन में ये पूछना चाहिए था कि आप अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालो, तो वो हम निकाल लेते आराम से। अब हमें क्वेश्चन में रेंटल वैल्यू दे नहीं रखी थी तो वो हमने निकाल ली। अब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मतलब टोटल इंटरेस्ट, हमसे हर साल का नहीं पूछा, टोटल पूछा है ना। तो टोटल कैसे पता चलेगा, आप 3 साल में कितनी पेमेंट करोगे, टोटल पेमेंट कितनी करोगे, 11,15,735, ये टोटल पेमेंट है। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, याद है, टोटल पेमेंट प्लस गारंटीड
प्लस अनगारंटीड। तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हमें दे रखी है 1 लाख। तो ये आ गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 12,15,735, है ना। हमें इसमें से क्या माइनस करना होता है, नेट इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस वैल्यू, नेट इन्वेस्टमेंट या फेयर वैल्यू, लगभग आज की जो फेयर वैल्यू है। तो नेट इन्वेस्टमेंट यहां से निकालने के लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की ही प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। तो हमें पता है इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो यही है 9,24,870 और इसकी वैल्यू है 75,130। इसका मतलब टोटल वैल्यू हमें पता ही है, नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है 10 लाख, ये तो हमें पता ही है। तो टोटल हमें 2,15,735 रुपए ही तो एक्स्ट्रा मिलेंगे, है ना। तो यही तो इंटरेस्ट है, यही तो हमारी अनअर्न फाइनेंस इनकम है। ठीक है, अनअर्न फाइनेंस इनकम का मतलब जो दोनों का डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट टोटल मिलाकर। ठीक है, तो हम लोगों ने जो कंप्लीट किया इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफी बड़ा था। हमने काफी इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल किए, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज के बारे में डिटेल में पढ़ा, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन्स को भी हमने देखा। तो थोड़ा सा टेक्निकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हमने भरपूर इसे अच्छे से समय भी दिया है ताकि आप लोगों को इसमें कम परेशानी हो, क्योंकि इसमें आईआरआर का कॉन्सेप्ट भी आया जो आपके लिए नया है। आईआरआर का कॉन्सेप्ट भी है, इंटरेस्ट निकालने का क्वेश्चन भी काफी थोड़ा लंबा चौड़ा टिपिकल सही हो जाता है वो भी। तो थोड़ा ध्यान से करना है, प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चन जहां से मिले वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है ना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो उम्मीद कर सकते हैं थोड़ा सा भी फाइनेंस इनकम अगर हर साल की अलग अलग निकालने को आ गया है कुछ है तो 8, 10, 12 नंबर का तो क्वेश्चन आ ही जाए। तो इम्पोर्टेंट है, आपको इसे ध्यान से करना भी चाहिए।